70s में पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हुए, इंडस्ट्रीज हमारी तकरीबन तबाह होकर रहेगी। पहले बिजनेस तो होने दो यार, तो आप लाइसेंस के पहले सर ही मेरा मानना है कि हुकूमत का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है, उसको प्राइवेटाइज करना है और हुकूमत फैसिलिटेट करने पे फोकस करे ना तो ये सारे इशूज हल होंगे। हुकूमत खुद बिजनेस करने लग जाती है और वो बिजनेस भी तबाह हो जाता है। सही कह रहे हैं। उसमें हमने ये कहा है कि कोई डेवलपर आए किसी भी जगह से, उनको 500 एकड़ या 1000 एकड़ जगह देंगे हम तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट। यूँ तो बहुत नाउमीद है फिलहाल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 2-3 साल पहले पाकिस्तान में रही है ना। 33 साल से मैंने 10,000 रुपए रखा हुआ है कि किसी का अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो 10,000 की पेनल्टी दूंगा। अच्छा, एक बंदा आज तक ले नहीं सका मेरे से। अस्सलाम वालेकुम। शो पॉडकास्ट विद अरसलान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान। आज के हमारे गेस्ट एक मुमताज़ सनतकार और फेडरल मिनिस्टर सर कैसर अहमद शेख हैं। आप फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी माजी में आप वफाकी काबीना का हिस्सा रह चुके हैं, तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। सर आपकी एक पॉलिटिकल जर्नी है, बहुत आप एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। इसके अलावा इससे पहले आप एक बिजनेसमैन भी हैं। आप ये दोनों चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं एक साथ? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जी सर। मेरी फैमिली कोई 143 ईयर से 143 साल से बिजनेस में है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर चनियोट जो उनका आबाई शहर है, उससे वो उस वक़्त कलकत्ता गए बिफोर पार्टीशन। तो उस वक़्त चमड़े के बिज़नेस में हिंदूज़ नहीं आते थे, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो बिफोर पार्टीशन हमने बिज़नेस शुरू किया, कलकत्ता, मद्रास, आगरा और फिर 46 में कराची शुरू किया। जी। तो हम बेसिकली सारे चनियोट वाले बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं और ज़्यादा उसमें एक्टिविटी है उनकी। तो इन हालात में मैं जाता रहा चाइना। सबसे पहले मुझे मौका मिला बिज़नेस के लिए अर्ली 72 में, 12 नवंबर 1972 में पहली बार चाइना गया अपने बिज़नेस के सिलसिले में। जी। उस वक़्त उनके पास सूरत हाल क्या थी कि उनके पास सिर्फ साइकिल थे, वो एक गाड़ी भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी। लड़की और लड़के का फ़र्क नहीं था, एक ही किस्म के बाल काटते थे, मेकअप था नहीं। हमारे साथ अगर 2 लड़कियां और 2 लड़के बिज़नेस पे साथ बैठते थे तो ये पता नहीं लगता था कि लड़का कौन है, मुश्किल से पता लगता था कि लड़का कौन है लड़की कौन है। और इस सूरत हाल में उन्होंने मुश्किल दौर गुजारा। उनको जब कहा गया कि आप प्राइवेट गाड़ियाँ ले लें तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, अपने बच्चों को हमने एजुकेट करना है। ठीक है। और मुझे याद है कि 300 गाड़ियाँ जापान हुकूमत ने उनको दी, टोयोटा क्राउन। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी मुल्क का VIP आएगा तो क्या करेंगे, आप उसको साइकिल पे बिठाएंगे। तो वो उन्होंने तोहफा दी, इन्होंने नहीं ली। तो मैंने देखते ही देखते मैं हर साल 2-3 बार चाइना जाता था। मैं कोई 50-60 बार गया हूँ, उससे ज़्यादा गया हूँ बिज़नेस। तो मैं देखता था कि उनके 4 महीने में 6 महीने में बड़ी तब्दीली होती थी पहले से। तो वो मेरा अर्ज हुआ कि हम अपने मुल्क में, उस वक़्त पाकिस्तान तो बहुत अच्छी पोजीशन थी, हमारी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी। और कोरिया को उन दिनों डॉक्टर महबूब हक साहब ने 60s में, ये प्लानिंग के डिप्टी चेयरमैन थे। तो बच्चे आए वहाँ, कोरिया में मेरा बिज़नेस था। तो वो कहते थे हमने पाकिस्तान से जाके प्लानिंग एजुकेशन ली है, प्लानिंग की और पढ़ा है, वहाँ पे सीखा है, डॉक्टर महबूब हक मरहूम जो। तो मुझे ये अर्ज हुआ, हमारे में कराची के बिज़नेस के इलेक्शन कंटेस्ट करता। और मैंने आखिरी अपना इलेक्शन 1985 में कराची से कंटेस्ट किया। और माशाल्लाह मैं बहुत यानी हाईएस्ट वोट से इलेक्ट भी हुआ, प्रेसिडेंट बना। फिर मेरा बेटा मरहूम इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। तो मेरे ये तो थे, हमारे पास आते थे, ऑफिसर्स आते थे, ब्यूरोक्रेट्स आते थे चैम्बर्स में और हम उनकी बात सुनते थे। तो हम जो उनको बातें करते थे बिज़नेस की, वो मुश्किल से हम उनको समझा पाते थे क्योंकि उनके जहन में और हमारे जहन में फ़र्क था, एक बिज़नेस का एप्टीट्यूड और एक ब्यूरोक्रेट का एप्टीट्यूड। तो मेरे वो ख्वाहिश हुई कि बड़ा मुश्किल काम था हमारे इलाकों में। मेरा क्योंकि चनियोट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो बहुत बड़े बड़े जागीरदार वहाँ पे हमेशा, इवन पार्टीशन से पहले भी वहाँ पे वो MNA MP बनते थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि साथ बिजनेसमैन उनके मुकाबले में बहुत बड़े जंग के डिस्ट्रिक्ट में था। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम उन फोरम पे जाएं, उस असम्बली में जाएं जहाँ पे
पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती। सब मुझे समझाते थे कि ये हमारा काम नहीं है। मेरे वालिद साहब बड़ा मुझे मना करते थे क्योंकि हम बिजनेस में थे। वो कहते बेटा हम ये नहीं काम कर सकते, लेकिन मेरी ये आज थी कि हम मुल्क को आगे कैसे लेके जाएं। Exactly. हमारा मुल्क कैसे इसी आगे में मैं एक सवाल है कि ये हमारे यहाँ मशहूर है कि बिजनेसमैन का काम सियासत में नहीं है, लेकिन आपने जो चाइना की मिसाल दी, दो ममालिक ने एक साथ सफ़र शुरू किया 70s में। अगर आप देखें चाइना हमसे काफ़ी पीछे था, लेकिन चाइना तरक्की कर गया बिकॉज उनके पास एक डायरेक्शन थी। हमारा एक इशू ये है, एक मैं पॉइंट रेज़ करूँगा, आपने 70s की बात की। 70s में पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हुए, इंडस्ट्रीज हमारी तकरीबन तबाह होकर रहेगी। तो एक तो मुझे ये बताएं कि उस दौर में आपने कैसे इससे कॉप किया, आपने उससे क्या कुछ सीखा होगा यकीनन, और पॉलिटिकली आपके माइंड पर उस पर इन्फ्लुएंस भी पड़ा होगा उस चीज़ का, और आप क्या समझते हैं कि वो भी एक वजह हो सकती है, उस तरह का माइंडसेट भी और उस तरह का एक्शन एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से हम चाइना से बहुत पीछे रह चुके हैं आज? 66 में मैं बिज़नेस में आया। जी सर। अपना 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की मैंने, और फिर मैंने एमए किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो मैं बिज़नेस में था, पहले वाले साहब से कुछ ट्रेनिंग लेता रहा। तो ये जो आप कह रहे हैं, कराची एक बेहतरीन शहर था उस वक्त। सारी दुनिया की एयरलाइनें हमारे यहाँ रुकती थीं और बहुत डेवलप करा पाकिस्तान। जब दुबई के बराबर उसको समझा जाता है। 68 में हबीब बैंक की बिल्डिंग बनी ना, तो पूरे एशिया में जापान को और हांगकांग को छोड़ के ऐसी बिल्डिंग एशिया में नहीं थी। बिल्कुल। उसके बाद हज़ारों बिल्डिंगें आप देख रहे हैं कि चाइना में नहीं बिल्कुल थी। वो तो रश करते थे जब यहाँ आते थे ना पाकिस्तान में, तो हमारे घरों में विजिट करके वो समझते थे कि आप किधर कितने आलीशान घरों में रहते हैं और आपके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है। मेरा एज अ बिजनेसमैन जो आपने बात की, प्राइवेट हम बहुत अच्छा जा रहा था पाकिस्तान, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग रही थी बहुत। लेकिन वो 22 फैमिलीज़ की जो बात भुट्टो साहब ने की और जो नेशनलाइजेशन हुई, उस पे दिल्ली काफ़ी लोगों का दिल टूट गया, क्योंकि उनके पूरे का पूरा सारी ज़िंदगी की जो एफ़र्ट थी, मेहनत, वो बेकार हो गई, नेशनलाइजेशन हो गई। हमारे यहाँ भी, पंजाब में भी, वहाँ सिंध में भी जो बिजनेसमैन थे, और फिर उसके बाद आपने देखा कि कितनी भी कोशिश के बावजूद लोग चले गए। हमारे कई अपने हमारे चंजोट वाले कई फैमिली यूएई चली गई, यूरोप चले गए, वो वहाँ जाके उन्हें बड़े बड़े बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान तो एक बड़ा डेवलप हो रहा था, और लेकिन ठीक है, हमें वो एक दौर हुआ। लेकिन अब जो हमारी हुकूमतें हैं, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि 2022 के वक्त हमारी नई हुकूमत ये जो बनी, पीडीएम की हुकूमत, उस वक़्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। $4 बिलियन टोटल थे हमारे पास, और ये एक तहिया किया कि हम इसको बेहतर करेंगे, हम मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, और मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने बहुत एफर्ट की है इसमें। आज देखिए ना, वो $4 बिलियन आज $18 बिलियन हो। स्टैंडर्ड पुअर जिसने 16-17 के बाद हमें -B और C कैटेगरी में डाल दिया था, आज पहली बार 8-9 साल बाद हम B में आए हैं। बिल्कुल, तो ये, लेकिन अभी भी हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, हम वो ट्रिकल डाउन नहीं कर सके। हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री नहीं लगी, हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री ने तो ग्रो किया है। सर, इस चीज़ को ट्रिकल डाउन करने में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कैसे रोल प्ले कर रहा है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, इसको किस तरह से कोप कर रहा है? देखिए, ये बड़ा रेलिवेंट सवाल है। जी सर। मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में हूँ, और मैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी हूँ, तो हम सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें रेगुलेशन की। हमारे यहाँ इजाज़तें, लाइसेंस, परमिट, और ये इतने ज़्यादा हैं जगह जगह। कोई भी बाहर का, मैं भी कोई 3 महीने पहले यूके गया हुआ था, वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिला एज अ फेडरल मिनिस्टर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनकी अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ मैं उनकी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पे गया था। तो वो यही कहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं, आपके बाद आपके तो रेगुलेशन ही इतने हैं, हमें काम ही नहीं करने देते। सबसे बड़ी तो हम जो BOI बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा काम जो आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है, मैं आपको फिर पीछे ले जाऊंगा, मेरे डॉक्टर महबूबुल्लाह मरहूम बड़े गहरे दोस्त थे। वो जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसी वक्त उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया में फाइनेंस में, ये दोनों आपस में क्लास फेलो थे। इन्होंने इन दोनों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया, तो दोस्त थे। उनका भी, मनमोहन सिंह साहब का भी पंजाब से तल्लक, हमारे पंजाब से। तो उस वक़्त मुझे याद है कि उन्होंने फ़ोन करके पूछा अपने दोस्त डॉक्टर महबूबुल्लाह साहब से कि पाकिस्तान आगे जा रहा है बहुत, और हम नहीं डेवलप कर पा रहे। पाकिस्तान उस वक्त 6% ग्रो करता था, और इंडिया की IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था उनको। तो वो कह के पूछा उन्होंने, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने अपनी इकानमी को ओपन कर दी है,
आपने क्लोज रखा हुआ है, आप इकानमी को ओपन करें। अब हुआ ये कि उन्होंने तो अपनी इकानमी ओपन कर दी, हमने अपनी इकानमी क्लोज कर दी। रेगुलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम बड़ी मुश्किल से, अभी हमारा ब्यूरोक्रेट जो है ना वो यूज टू ही नहीं है, हमने उनको ये फैसिलिटेशन सिखाई ही नहीं है। वो तो ये देख रहे हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए, गलतियां तो होती हैं कहीं ना कहीं, मसले मैं नहीं कहता कि बिजनेसमैन नहीं करता, लेकिन जब तक मैंने कोरिया में देखा है, उनके यहाँ सब मुल्कों में देखा है, देखिए वो इग्नोर करते हैं बिजनेसमैन की छोटी छोटी बातों को और फैसिलिटेट करते हैं। हमारे यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जो इंडक्ट आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का पूछा, तो मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो यही है, और हमने कई मीटिंग्स करके हमने सैकड़ों जो है रेगुलेशंस को ठीक किया है। अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अभी भी वो इदारे क्या समझते हैं कि शायद हम उनकी पावरें ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए हमारे यहाँ लाइसेंस इशू होते हैं, उसका पहले रेवेन्यू कहते हैं जी पैसे दो लाइसेंस के, कोई अभी पहले बिजनेस तो होने दो यार, तो आप लाइसेंस के पहले ही मेरा मानना है कि हुकूमत का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है, उसको प्राइवेटाइज करना है, और हुकूमत फैसिलिटेट करने पे फोकस करे ना, तो ये सारे इशूज हल होंगे। हुकूमत खुद बिजनेस करने लग जाती है और वो बिजनेस भी तबाह हो जाता है। सही कह रहे हैं, और ये फैसिलिटेशन वाला जो काम है वो भी नहीं सही से चलता। और दूसरा हमारा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है, फैसिलिटेशन का काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन पे हमने यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बनाया इस्लामाबाद में, जी सर, वो दूसरे शहरों में बनाना चाहिए। जी इसी पे मैं सवाल करना चाह रहा था कि जो BFC इस्लामाबाद में ऑपरेट हो रहा है वो तो ठीक है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इसकी एक्सपेंशन कब तक हम तवक्को रख सकते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंड हो जाएगी? ये जो ये फैसिलिटेशन सेंटर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने तमाम मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर दिया कि कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या एग्रीकल्चरिस्ट कोई भी आए आपके पास, तो आप उसको फैसिलिटेट, बजाय कि उसको हर जगह ना जाना पड़े, आप ही उनको बताएं कि किस तरह वो रिजॉल्व करें उनके मैटर। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमने अपने एप्टीट्यूड को चेंज करना है। जो मैं बाहर देखता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ, वहाँ जो सहूलतें हैं, देखिए हम यहाँ तो अभी मेरा बैंक अकाउंट खोलना हो किसी ने भी, तो उसके लिए प्रोसीजर खत्म, मुश्किल हम कह के थक गए हैं उनको कि क्या एक ही मेरा अकाउंट मैंने अगर अपने एक कराची के बैंक में किसी भी बैंक में खोल दिया, उसी बैंक की ब्रांच अगर लाहौर में मैंने किया, फिर वो मैं बायोमेट्रिक कराऊंगा, खुद जाएं सारे डायरेक्टर जाएं। अब कोई एक बात नहीं है, अब बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं है। हमारे यहाँ छोटा बिजनेसमैन जो है ना, SME सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 80% हमारा लोग वो छोटे बिजनेस में है, उनके पास कैपिटल भी नहीं है, बैंक उनको पैसे नहीं देता, कर्जे नहीं देता। हमारा सारे बैंक जितने भी हैं वो कर्जे देते हैं बड़े बिजनेसमैन को। तो हमें छोटे बिजनेसमैन की प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उसको फैसिलिटी, मैं समझता हूँ इंजन ऑफ ग्रोथ वो है। आप छोटा बिजनेसमैन आपका बढ़ेगा, और वो प्रोसीजर बेचारा। आपने चाइना की बात की थी, चाइना का भी यही काम है कि चाइना ने भी इसी तरह तरक्की की है छोटे बिजनेसमैन को। सर आपने एक इशू जो एड्रेस किया बैंक अकाउंट का और ये सारा है, अच्छा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस इशू को हल करने में कोई किरदार अदा कर रहा है? अगर कर रहा है क्या पॉजिटिव किरदार, तो वो क्या है और वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? हम मेन यही काम कर रहे हैं, हम तमाम उन इदारों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी हर हफ्ते मीटिंग करते हैं और उनको सबको बिठा के उनके मशवरे के साथ उनको टाइम देते हैं कि इतने दिनों में आप इम्प्लीमेंट करें इस बात को। ये सारी जो इजाज़तें अननेसेसरी इजाज़तें, अगर एक जगह एक ले ली गई, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन SECP ने ले ली है, अब आपको क्या ज़रूरत, वो जाके अगर किसी इदारे ने लेने तो उनसे ले लेना। अब बिजनेसमैन हर जगह जा रहा है, वो अपना बिजनेस करे या ये को, और ये इन्फॉर्मेशन कोई जिसके पास कोई चीज़ आ जाती है ना पावर, वो उसको छोड़ता ही नहीं है, वो उसके पीछे ही लगा रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे नुकसान और मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल उसके अलावा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा SEZ स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहनत और हुकूमत की मेहनत, और ये सब IMF ने हमें एग्री की है बड़ी मुश्किल से, हालांकि वो तो एग्री IMF नहीं मानता था, लेकिन हमने 10 साल के लिए ज़ीरो टैक्स पे उनको मनवा लिया हुआ। तो कोई कितने हमारे 44 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं। आज भी एक मीटिंग हमने की हुई थी, हम कराची इंडस्ट्रियल जोन बनाना चाह रहे हैं, जो 6700 एकड़ ज़मीन स्टील मिल की पड़ी हुई है। वो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी ग्रेशियसली फेडरल गवर्नमेंट को इजाज़त दी कि आप इंडस्ट्रियल इससे जोन बनाएं ताकि कराची भी डेवलप हो, और वहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्री ज़्यादा पोर्ट के नज़दीक ही
होगी ना, बिल्कुल वहीं तो से फायदा होता है। वो जगह अनडेवलप्ड है, डेवलप बिल्कुल। नहीं है। हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, तकरीबन एक्सपोर्ट वाली अगर कोई इंडस्ट्री आए, जी आज भी मैं अभी मीटिंग करके आया हूँ, जी फेडरल SEZ हमने बनाया है, जी सर। फेडरल सीज़ा उसको बोलते हैं। तो उसमें हमने ये कहा है कि कोई डेवलपर्स आएँ किसी भी जगह से, उनको 500 एकड़ या 1000 एकड़ जगह देंगे हम तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट, ताकि वो उसको डेवलप करें, ताकि हमारी इंडस्ट्री लग सके। क्योंकि इंडस्ट्रियल इसके बाद वो पैसा नहीं होता कि वो अपने मशीनरी पे लगाए, अपने रनिंग कैपिटल जी, करे, बिल्कुल। या ज़मीन ही यहाँ पे लोग बिल्कुल। ले लेते हैं और वो कमर्शियल यूज़ के लिए वो रख जी लेते हैं। सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो उसमें ज़मीन का मसला भी आप हल कर देंगे, उसमें पेपर वर्क का काम भी कर देंगे, वन विंडो ऑपरेशन से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन एक इशू जो हमारा पाकिस्तान में एक काफ़ी संगीन इशू है, वो है पावर शॉर्टेज। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपका इन्वेस्टर आता है तो बाकी इशूज़ को एड्रेस कर देते हैं, लेकिन पावर, जो कि ऑब्वियसली आपकी मिनिस्ट्री का कंसर्न तो नहीं है, लेकिन वजारत तवानाई का कंसर्न है, बट उसके साथ आप इस तरह कुछ अलाइन कर रहे हैं कि पावर शॉर्टेज का इशू जो है, जो इन्वेस्टर को बाहर भगा देता है दूसरे मुल्कों में, वो हमारे मुल्क में है। देखिए, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम तो हर जगह फैसिलिटेट करना जी है सर। बिजनेसमैन को। जी सर। और पावर आपने सही कहा, सबसे बड़ा जो हमारा इम्पेडिमेंट है, जो जी सर। रुकावट है इस वक्त जी सर। इंडस्ट्री में, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में दुनिया से कम्पीट करेंगे तो तब है। बिल्कुल। अगर हमारी पावर जो है वो दुनिया के मुकाबले में या अपने पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में जी सर। ज़्यादा होती है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आपने एग्जैक्टली। देखा कि पिछले 10-15 सालों में हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ बहुत कम हुई है जी और इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। इस वक्त भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप इस साल भी बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरह पावर का प्रॉब्लम है, उनको पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह उनको रेट कम करें। इसी आपने देखा कि सोलर और ये काफ़ी कुछ जी लगाए जी गए, बिल्कुल। लेकिन अभी भी ये क्योंकि हमारे पास बिजली पावर तो एक्सेस है, जी लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, उसके इकोनॉमिकल रेट्स नहीं है। ऊँचे हैं। बिल्कुल। उसी की वजह से इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो जी। एकदम आप कहेंगे फौरी तौर पे हल हो जाए, उसको कुछ वक्त लगेगा पूरा हल होने के लिए, दुनिया के मुकाबले में आने के लिए। सर, पाकिस्तान में आप बताएं कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसको आप अगले 10 साल में देख रहे हैं कि एक बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर बन के उभर सकता है, पोटेंशियली जिसमें है? पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर हमारी कंट्री ठीक है, है। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में पड़ा। मेरा खुद अपना चंजोट का इलाका जो है वो जी। दरिया के किनारे पे है और जी बड़ा सर। एग्रीकल्चर है। ठीक तो है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान में हम देखें ना, हमारी पर एकड़ यील्ड कम है हमारे यहाँ। वो उसमें इतना ज़्यादा हमने जो नए बीज और वो सारा नहीं कर सके, जी वो भी हमें करना है कि वो किस तरह हम अपने काश्तकार, और कर्जे उनको बिल्कुल कम मिलते हैं, बिल्कुल। कर्जा ही नहीं है बिल्कुल। उनको, वो बाजार से बहुत महंगे कर्जे लेते जी हैं। बिल्कुल तो ऐसा। आगे उसको बाद छोटे काश्तकार के पास अल्लाह वही इंजन ऑफ ग्रोथ है, जैसे मैंने आपसे कहा। जी दूसरा एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, फिर इस वक्त हमारे यहाँ माइन एंड मिनरल्स में जी बहुत ज़्यादा जी अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है। जिसमें हम वो देख रहे हैं कि ठीक है। उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, चाइना की तरफ से भी वो और दूसरे ममालिक से भी ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है माइन एंड मिनरल्स। माइनर। तो मैं देखता हूँ इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक फिर है। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना है जी बिल्कुल। सारा, ताकि पावर का शार्टेज को कम किया जाए। बहुत ज़्यादा हमारी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, शहबाज यानी कि शरीफ ये साहब की सेक्टर्स हुकूमत। हैं जो कि आगे फ्यूचर में हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकते हैं। अच्छा सर, एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि जीडीपी ग्रोथ जो है अभी हमारी पाकिस्तान की मौजूदा, वो बेहतर है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर हम माजी की हुकूमत की बात करें तो वो क्लेम करते हैं कि हमारी 5.8% या 6% तक ग्रोथ थी। अब हमारी फ़िलहाल उसके तकरीबन आधी है। और एफडीआई का कंट्रीब्यूशन अगर हम जीडीपी ग्रोथ में बात करें तो वो बहुत लो है फ़िलहाल एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारा एफडीआई बहुत लो है, और आप अच्छे से ये जानते हैं कि एफडीआई जब तक नहीं बढ़ेगा तो आपकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है और आपका जीडीपी है वो उस तरह से उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें हमें जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है कि एफडीआई को बढ़ाए और हमारे जीडीपी ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले कर सके? जीडीपी ग्रोथ हमारी 3.7% इस साल रही है, जी सर। और हमारी आबादी में इजाफा 2.5%। जी सर। तो नेट ग्रोथ पर कैपिटा अगर आप कह लें 1.2 हुई है, जी और वो 1.2 भी बराबर तकसीम नहीं हुआ। जी अमीर सर। आदमी के पास, जब हायर इनकम ब्रैकेट के पास ज़्यादा गया है, बिल्कुल। और जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको कम मिला है। तो जी। ये अभी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, जी सर। हमें आउटराइट इस पे काम करना है। दुनिया में देखिए इस वक्त भी चाइना अपनी इतनी बड़ी इकानमी के साथ
समथिंग ग्रोथ कर रहा है, 7.2% है जी इसी तरह इंडिया 6.5% की ग्रोथ कर रहा है। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल है और हम करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये हम यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा ना कि हम अब SMEs में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारा एंटरप्रेन्योर बहुत, हमें उसको फैसिलिटेट करना है। एक तो स्टेट बैंक को बार बार हम जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा कर्जे बढ़ाएं और कोलेट्रल के ऊपर जोर दे रहे हैं सारा, हर किस्म की मॉर्टगेज करें, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की या जो कीमतें हैं उसको उस तरह लें। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा उनको शरह सूद भी एक बहुत बड़ा मसला है इसमें ना स्टेट बैंक का, तो जो फिलहाल हमें थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ा है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका हमारा जो पार्ट है हमारे GDP में वो बहुत लो है, उस बारे में आप क्या कहना? जी वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। पूरी दुनिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आई है ना वो उनके अपने ओवरसीज, चाहे चाइना ले लें, वियतनाम ले लें, इंडिया ले लें, कि बांग्लादेश ले लें, उनके अपने जो है ना जो ओवरसीज़, पाकिस्तानी ओवरसीज़ के पास बहुत पैसा है बाहर। लेकिन बात वही है कि हम ये चीज़ें ठीक करेंगे तब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो लाजमी है, क्योंकि उसी के साथ टेक्नोलॉजी आती है, उसी के साथ हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो इसमें उसकी तो इम्पोर्टेंस में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अपना जो, ठीक है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ज़रूर आएँ पाकिस्तान में, लेकिन सबसे पहले अगर हमारा अपना बिजनेसमैन किसी बिज़नेस में उसको कॉन्फिडेंस होगा तो बाहर वाले लोग भी आपके पास है। आप देखिए आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है पिछले 3 सालों में दुनिया की बेस्ट मार्केट रही है, देखो चंद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो जो देनी है अपने ही बिजनेसमैन को और अपने यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे, अपार्ट वो भी FDI की लेके आएंगे। और हमने अपने पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ वो बिज़नेस में, हमारे यहाँ देखिए ना इन्वेस्टमेंट जिस तरह आपने कहा कि बहुत कम शेयर है FDI का, इसी तरह आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम है, चाहे वो पाकिस्तान रुपी में हो या अपने पाकिस्तानी सेविंग्स बहुत कम है। तो इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये मोटिवेट। और फिर ह्यूमन, हमारे यहाँ बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 60% बच्चे हमारे यंग जनरेशन जो है वो कैपेबल है और मोर कॉम्पिटेंट है। तो उनकी हमने अभी करोड़ों बच्चे तो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो आप ये ह्यूमन डेवलपमेंट ही आज रास्ता है। सर यूथ की बात करें ना तो यूथ तो बहुत नाउमीद है फिलहाल, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 2-3 साल पहले पाकिस्तान में रही है ना, तो आप एक तजर्बाकार सियासतदान भी हैं, तजर्बाकार बिजनेसमैन भी हैं, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो नाउमीदी छोड़ें और हमें एक पॉजिटिव फ्यूचर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यूथ को हमने किस तरह कॉन्फिडेंस देना है। जी सर। देखिए अब गवर्नमेंट, मैं अपने जाता हूँ ना अपने हलकों में, तो मुझे कहते हैं कि कुछ जॉब दे दें। आजकल जॉब्स तो हुकूमत में है नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, उनको मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप एक तो तालीम ऐसी लें, हुनर ऐसा आपके पास हो। मैंने अपने इलाके में चिन्योट में, मतलब आपने कहा किस तरह करेंगे, सारा यूथ मुझे वोट देता है। यूथ मुझे हर सूरत में वोट, मेरे पिछले 33 साल से मेरे शहर से आधे वोट, चाहे मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी मैंने लड़ते रहा हूँ, किसी ने आधे वोट ले लिए। वजह क्या? यूथ को मैं मोटिवेट, अभी ये 14 अगस्त को हम पूरा ऐलान है मेरी तरफ से, आपके थ्रू भी मैं करना चाह रहा हूँ कि हम 5 लीटर पेट्रोल हर एक को, जो पेट्रोल महंगा है बड़ा, यूथ हमारे बेरोजगार जो वो कम से कम हफ्ता 15 दिन कोई काम कर लेंगे, हर एक किले में कोई 7-8 हज़ार मोटरसाइकिलिस्ट को खुद खड़ा हो गया, जो पाकिस्तान का झंडा लहरा के मोटरसाइकिल या रक्षा आएगा मेरे डेरे पे चिन्योट। तो यूथ कोई, और मैंने एजुकेशन का आपको बताया कि मैंने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो सिर्फ पंजाब में एक कैंपस था लाहौर, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ पिछले 32-34 साल से। तो उसमें हमने कैंप, मैंने अपनी ज़मीन खुद दी है, मैंने मेरी फैमिली ने उसके लिए, बच्चों के लिए, कि यूथ को तालीम दें हम। और यूथ का ये मैंने अनाउंस किया हुआ है कि दाखला वहाँ जो है ना मेरिट पे है टोटल। हमने आला ज़मीन दी है, मेरे पोते या पोती का दाखला मेरे कहने पे कभी नहीं हो सकता अगर एक नंबर भी उसका कम होगा था। और अगर मेरिट पे कोई किसी भी फैमिली का आएगा तो ना सिर्फ हम उनका दाखला करवाएंगे, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अनाउंस किया हुआ, यूथ के लिए, 15 लाख की आबादी का मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कि अगर उसको कोई फीस में प्रॉब्लम होगा, दाखला वो मेरिट पे ले, उसका टोटल जिम्मेदारी ली हुई है। तो यूथ को एजुकेशन हम देना चाह रहे हैं। मैं यूथ को किस तरह यूथ टोटल हमारे एरिया में, तो आप आके देखें 14 अगस्त को आपके बारे में सर मशहूर है, आप अपनी यूथ से भी कनेक्टेड हैं और हल्के की आवाम से भी कनेक्टेड हैं। आपके बारे में ये भी मशहूर है कि आप अपने एक वोटर की भी कॉल अटेंड करते हैं और सबका सुनते हैं, एक का मसला सुनते हैं पर्सनली खुद।
बजाय इसके कि आपने आगे PSO अपने सेक्रेटरी वगैरह रखे हो सुनने के लिए, आप डायरेक्ट कॉल अटेंड करते हैं, बिल्कुल करता मसले सुनते हैं, तो ऑब्वियसली यूथ भी पार्ट ऑफ देम है, तो वो जब आपके ये चीज़ सुनते होंगे तो उनको होगा कि हमारी क़यादत जो है वो हमारे से डायरेक्ट कनेक्टेड है और हमारा मसला सुनती है। मैं यूथ के लिए देखें ना, वो आजकल तो जो यूथ के साथ होगा जी सर। वही कामयाब पॉलिटिशियन हो सकता जी है। सर, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं फ्यूचर में वो बिल्कुल, youth। और मैं चाहता हूँ कि उनका ज़्यादा ज़्यादा काम, जैसे आपने कहा जी सर। 33 साल से मैंने 10,000 रुपये रखा हुआ है कि किसी का अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो जी। 10,000 की पेनल्टी दूंगा। अच्छा, एक बंदा आज तक ले नहीं सका मेरे से, ऐसा कभी क्योंकि नहीं मैं हुआ कई कि घंटे देता हूँ उस पर। जी आई रिस्पॉन्ड, काम पूरा हो या ना हो, जी एटलीस्ट में हम बिजनेसमैन को ये सिखाया जाता है कि कोई आपको कोई बात कर रहे थे अटेंड तो कर लो उसको, सर, उसकी कभी बात तो आपके सुनो। साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आके क्लेम किया हो कि ये जो 10,000 वाला आपने चैलेंज आज रखा है तक उसने कहा कि मैं मुझे आपने ओपनली कॉल कहता नहीं हूँ, मैं की है। आपके सामने आपको जी नंबर सर। दे रहा हूँ, हर जगह नंबर देता अच्छा। हूँ, और इस यहाँ मिनिस्ट्री में भी बैठा हूँ, जी मैं हर एक को मिलता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए। जैसे मेरे पास कुछ टाइम होता है जिस वक्त, वो जी। मुझे समझ नहीं आती कि हम ऑफिसर्स को कहते हैं वो हर वक्त मीटिंग में रहते हैं, वही क्या काम है मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो हर वक्त फारिग हूँ, मुझे तो सर, ये सारा काम it करने is- के बाद अपना बिजनेस भी करता हूँ, करोड़ों वही रुपए मैं बात कर रहा था, करोड़ों it is रुपए मैं impossible। मंथली टैक्स दे रहा हूँ, इनकम जी सर, टैक्स जी देता सर, हूँ, और अच्छा। वो और 1 रुपया भी मैं तनख्वाह नहीं लेता, पिछले 28-29 महीने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं। जी सर। ये कहते हैं कि ये अल्ले तल्ले, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, जी बिल्कुल हमारे फेडरल मिनिस्टर 6 महीने से तनख्वाह नहीं ले रहे। बिल्कुल। और हमारे पास मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, उसका भी उसके अगर मैं अपने चंजोट जाता हूँ ना या किसी जगह, तो एक जो आगे गाड़ी हमारी कभी कभी उस हमारे साथ होती है, जी उसके पेट्रोल के पैसे, उसके खाने पीने के पैसे हम खुद अपने जेब से देते हैं। जी अपने घर में जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी घर है जी मेरा, उसके बिजली के बिल और गैस के बिल हम सब मिनिस्टर अपनी जेब से देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमें यूथ को ये समझाना है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। बिल्कुल। मेरा हार्ड वर्किंग के बगैर या ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें 1% सिर्फ हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में हमें चाहिए कि ये हम खर्च, मैंने सीखा चाइना से यही है, उन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट कर दिया, आज उनको कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं रोक सकता। वो तो दुनिया की सारी ताकतें उनके पीछे लगी हुई हैं उनको रोकने के लिए। कोई हालांकि देखिए ना उनके पास कोई मज़हब है, वो उससे हमारा इतना अच्छा मज़हब है बिल्कुल हमारा, बिल्कुल। उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनके यहाँ अदालतें इस किस्म की नहीं है, उनके यहाँ एजुकेशन देखिए, वो अपने बच्चों को भी अभी यूके में भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन यूके आप देख लीजिए कि बेहतरीन डेमोक्रेसी है, बेहतरीन एजुकेशन है, लेकिन डेवलप नहीं कर रहा। डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए। तो वो सर, चाइना की जो बात की आपने, सीपैक की हम बात करें, जब सीपैक शुरू हुआ था मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उसमें एक बाकायदा बड़ी तरक्की हमें नज़र आती थी वाज़े। लेकिन अब सीपैक 2.0 का हम नाम सुनते हैं, लेकिन उसमें हमें ऐसा कोई खास प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। ये असल तो सीपैक 2 है जिससे मेन तरक्की, वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सीपैक 1। इस वक्त B2B जो बिजनेस टू बिजनेस है, अभी हमने 3 कॉन्फ्रेंसेस की है पिछले 8-10 महीने में। एक बीजिंग में की है जिसमें हमारे 200-250 बिजनेसमैन और यंग एंटरप्रेन्योर वहाँ जाके अपने खर्च पे वो वहाँ गए, अपनी रहाइश उन्होंने की और वहाँ जाके उनके बिजनेसमैनों से डिस्कशन की फेस टू फेस। और इसके बाद हम अभी हांगझोउ गए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे ये जो अली बाबा भी उधर ही है हांगझोउ में, तो वो बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस। और ये लेटेस्ट पिछले 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कोई 100-150 चाइनीज़ हेल्थ सेक्टर के लिए आए। यहाँ उन्होंने ऐलान किए हैं, तो जो MOU नहीं हुए, वहाँ तकरीबन हमने 450 मिलियन या 500 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, लेकिन हम सबको, मैं महसूस करता हूँ कि हमारी जो भी हुकूमत आती है ना, दूसरी हुकूमतें, दूसरी सारी पार्टियाँ उसकी टांगें खींचती हैं, चाहे हम हुकूमत में थे या अपोजिशन में थे। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे, देखिए पिछले 27 साल में 1999 से लेके 2026 तक 27 साल है, 9 साल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, 9 साल में 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की हुकूमत रही है। 27 साल की आपको पता, 9 साल 2 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही, लेकिन हम वो ग्रोथ नहीं ले सके जो दुनिया के दूसरे ममालिक ले रहे हैं, क्योंकि हम जो हुकूमत भी आती है दूसरी अपोजिशन पार्टियाँ उसके टांगे। हमें कोई चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हम कम से कम मिनिमम एजेंडे पे तो एग्री कर ले जो मुल्क के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर, वो हमें आपस में इख्तलाफ करें, इख्तलाफात तो पार्टियों में होते हैं, लेकिन हम तो एजुटेट करने लग गए, लेकिन एक हद से ज़्यादा ना जाए ना, पर्सनल ना हो, बदतमीजी ना करें। जी हाँ,
सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। ये पॉडकास्ट से बढ़ के एक मेरे लिए एक लर्निंग थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी ये बातों से, और आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। बहुत आपने बड़ा अच्छे मेरे से सवाल किए। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू।